हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना है तुर्क अफगान शासक। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो पहले आ चुका है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद ये जो वीडियो होगा वो दूसरा वीडियो होगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो हम लोग इसमें तुर्क साम्राज्य का जो विस्तार है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि तुर्क अफगान शासक कौन थे और भारत पे उन लोगों ने अपना जो प्रभाव है वो किस प्रकार से स्थापित किया, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि उनके कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे और वो कौन कौन से वंश थे। क्योंकि हमने देखा कि ये इन लोगों का मतलब 5 वंश थे भारत पे। तुर्क जो अफगान शासक थे वो मुख्यतः 5 वंशों के रूप में भारत पे इन्होंने क्या किया, शासन स्थापित किया। और उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से शासक थे, जैसे कि क्या था, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, उसके बाद क्या है, तुगलक वंश हो गया, उसके बाद सैयद वंश हो गया, ठीक है, उसके बाद लोधी वंश हो गया। इन सभी वंशों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब हमें देखना है, अब उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था तुर्क शासन की जो स्थापना थी वो कैसे हुई थी, किस प्रकार हुई थी, और हम लोगों ने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की कहानी भी सुना था, उसमें देखा था। ठीक है, उसके बाद क्या करा है बच्चों, हम लोग इसमें देखेंगे कि जो तुर्क अफगान शासक थे, ठीक है, वो अपना दिल्ली के सुल्तान जो थे वो अपना शासन कैसे चलाते थे। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब हमें क्या पढ़ना है कि ये इनका जो साम्राज्य विस्तार था वो कैसे हुआ था। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या देखना है कि जो तुर्क अफगान शासक है इन लोगों ने अपना जो राज्य का विस्तार है वो भारत में किस प्रकार से किया था। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट क्या है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं कि तुर्क जो राज्य था इसका विस्तार भारत में किस प्रकार से हुआ और क्यों हुआ, क्या कारण थे जिसके कारण ये लोग बाहर से आकर के भारत में अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। सोच करके देखिए कि मान लीजिए कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर में आकर के और आपके ऊपर शासन स्थापित कर ले, कितनी बड़ी बात है। मतलब आपकी कितनी बड़ी कमजोरी है कि कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति आपको अटैक करता है, आपको हराता है और आपके ऊपर शासन स्थापित कर देता है, और वो भी 100-200 वर्षों के लिए, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 100 वर्ष, 2 वर्ष, 300 वर्ष, इतने लंबे लंबे समय तक इन लोगों ने भारत के ऊपर शासन किया, भारत को लूटा, भारत के लोगों को प्रताड़ित किया, और किस प्रकार से ये भारत के कल्चर है उनको एनरिच किया। मतलब दोनों फायदे और नुकसान दोनों थे। ठीक है, और ज़्यादातर नुकसान ही था, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति आकर के और हमें हमारे ऊपर शासन करके हमें कोई फायदा तो दे नहीं सकता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो इन लोगों ने भारत के लोगों के साथ अत्याचार किया, लूटा यहाँ के लोगों को। उन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं क्या कि जो तुर्क राज्य था इसका विस्तार क्यों हुआ था। ठीक है, तो देखो क्या करा है कि मानचित्र 2 पर आप नजर डालें और पहचान करें कि प्रारंभिक तुर्क शासकों के राज्य की सीमा कहां तक फैली हुई है। तो पहले हम लोग मानचित्र 2 में देख लेते हैं कि ये कहां से कहां तक की बात कर रहा है। ठीक है, तो मानचित्र ये क्या है, मानचित्र नंबर 4 है। ठीक है, ये मानचित्र नंबर 3 है, मानचित्र नंबर 2 यहाँ पे है। अगर आप मानचित्र नंबर 2 को देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, और ये इल्तुतमिश का राज्य है। किसका राज्य है, इल्तुतमिश का राज्य। और इल्तुतमिश क्या था, इल्तुतमिश कब से कब तक शासन करता है, तो 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक शासन करता है। और ये किस वंश का शासक था, तो गुलाम वंश का शासक था। और हम लोग पढ़े भी थे बच्चों, पिछले वीडियो में क्या पढ़ा है कि गुलाम वंश जो है ये इसका शासन जो है वो कब से कब तक रहता है, तो 1206 से लेकर के 1290 तक रहता है। कब से कब तक रहता है, 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन रहता है। ठीक है, दिल्ली पर। तो ये था, उसी का शासक क्या था, इल्तुतमिश था। तो क्या करा कि ये जो मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या, इल्तुतमिश के राज्य के बारे में। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहाँ पे तो इसका शासन है ही है, साथ ही साथ ये बिहार बंगाल वाला जो एरिया है उसके ऊपर भी ये क्या कर चुका है, अपना प्रभाव स्थापित कर चुका है। ठीक है, अब देखो क्या करें यहाँ पे कि अगर कहाँ तक फैली हुई। उसके बाद क्या करा है कि 1290 ईस्वी में एक खिलजी सेनानायक ने मामलुक वंश के अंतिम सुल्तान क्या बोलते हैं इसको, कैकुनाद को दिल्ली को की गद्दी से हटा करके एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो हमने क्या देखा
कि एक क्या नाम था, एक खिलजी, खिलजी सेना नायक था, जो किसका सेना नायक था, मामलुक वंश का। तो हम लोग जानते हैं कि जो गुलाम वंश है, जो गुलाम वंश है, इसको और एक नाम से जानते हैं, किस किस नाम से जानते हैं, तो गुलाम वंश को एक और नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मामलुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मामलुक। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े भी थे कि गुलाम वंश को एक और नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मामलुक वंश। तो मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश का ही एक सेना नायक। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि जो जलालुद्दीन खिलजी था, यानी कि 1290 में मामलुक वंश के अंदर एक सेनानायक था, जिसका क्या नाम था, जलालुद्दीन खिलजी। ये जो जलालुद्दीन खिलजी जो था, जलालुद्दीन जो खिलजी था, वो क्या था कि ये मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश में क्या था, एक सेनापति का काम कर रहा था। और जब देखा कि यहाँ के राजा कमजोर हो गया है, मतलब गुलाम वंश का जो राजा है वो क्या हो गया है, कमजोर हो गया, तो उसको हटा दिया। और उसको हटाने के बाद अपना एक नए खुद का वंश स्थापित करता है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। और उस वंश का क्या नाम होता है, तो उस वंश का नाम होता है बच्चों खिलजी वंश। क्या नाम होता है, खिलजी वंश। ठीक है, अब ये जो खिलजी वंश है, तो इसका स्थापना कौन किया था, जलालुद्दीन खिलजी। कौन किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। और कब किया था, 1290 में। कब किया था बच्चों, 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था उसको हटाता है, और हटाने के बाद खिलजी वंश की स्थापना करता है, जिसका क्या नाम है, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है कि इस वंश के सबसे जो प्रसिद्ध सुल्तान था, जिसका क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी, ने तुर्क राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए अनेक सैनिक अभियान चलाए। तो हमें यह देखना है कि जो जो खिलजी वंश था, जो जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना किया था, उसमें एक नया शासक उभर करके आता है, जिसका क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो जलालुद्दीन खिलजी था ना, ये इसका दामाद था। मतलब जलालुद्दीन खिलजी का दामाद कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। ये अपनी बेटी के साथ अलाउद्दीन का क्या करवाया था, शादी करवाया था। उसके बाद क्या होता है कि अब जब अलाउद्दीन खिलजी इसका एक मतलब सेनापति के तौर पे ही देख सकते हैं कि वो सेनापति था जलालुद्दीन खिलजी का। और जलालुद्दीन खिलजी जब अपने बेटी का शादी करवा दिया अलाउद्दीन खिलजी के साथ, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ जाता है, और वो दिल्ली का शासक बनना चाहता है। और इसी क्रम में वो क्या कर देता है, जलालुद्दीन खिलजी को मरवा देता है। ठीक है, और मरवा करके खुद क्या बन जाता है, दिल्ली का शासक बन जाता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बनता है, तो वो क्या चाहता है कि हमारा साम्राज्य बड़ा हो, हमारे साम्राज्य की जो सीमा हो वो बढ़े। और जब आप साम्राज्य की सीमा बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके पड़ोसी वाला जो राज्य है उसके साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हराइएगा तभी तो उसके क्षेत्र को जीतिएगा। तो इसके लिए क्या चलवाया इसने, सैनिक अभियान चलवाया। कौन चलवाया, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसने गुजरात, मालवा, रणथंभौर तथा चित्तौड़ की लड़ाई में सफलता पाई। अब देखो, जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना तो इसने अनेक सैनिक अभियान चलाए। सैनिक अभियान कहने का मतलब क्या हुआ, युद्ध किया। अब युद्ध कौन कौन से क्षेत्रों में किया, तो उसने गुजरात में किया, मालवा में किया, रणथंभौर में किया, चित्तौड़ की लड़ाई में उसने सफलता पाई। और हम लोग देखे थे कि यही जो चित्तौड़ की लड़ाई थी, जिसके ऊपर यहाँ के जो राजा थे और वहीं की एक रानी थी जिनका क्या नाम था, पद्मावती नाम था, तो उन्हीं के लिए क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और ये क्या किया था कि चित्तौड़ पे जब ये शासन करता है तो रानी जो पद्मावती है वो क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। बहुत सारी कहानियां, और इसी के ऊपर एक मूवी भी बना था जिसका क्या नाम है, पद्मावत नाम है। ठीक है, तो अगर आप वो मूवी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके देखिएगा। तो ये जो कहानी है अलाउद्दीन खिलजी के और चित्तौड़गढ़ का जो लड़ाई हुआ था उसके ऊपर मूवी बनाया गया है, जिसको क्या बोलते हैं, पद्मावत बोलते हैं। ठीक है, जिसमें रणबीर सिंह क्या है, वो अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया है। तो एक तरीके से देखिएगा तो ये जो लड़ाई है वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करा कि उसने उसका एक अपना गुलाम था जिसका क्या नाम था, मलिक काफूर। उसने उसके नेतृत्व में एक विशाल सेना जो है वो दक्षिण भारत में भेजा। यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी को इन सारे राज्यों के ऊपर इसको क्या मिलता गया, सफलता मिलता गया, तो उसका हौसला बढ़ा। और जब हौसला बढ़ा तो अलाउद्दीन खिलजी अपना जो साम्राज्य है वो दक्षिण के राज्यों में भी बढ़ाना शुरू किया। और इसके लिए उसका जो गुलाम था, मतलब उसका जो गुलाम था क्या नाम था, उसका सेनापति था जिसका क्या नाम था, मलिक काफूर। क्या नाम था उसका, मलिक काफूर। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में इसने दक्षिण में अपनी सेनाओं को भेजा, किस चीज के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। और उसने क्या किया, उसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरै पर विजय हासिल की। और चूंकि दक्षिण भारत के ये राज्य दिल्ली से बहुत दूर थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी जो था, खिलजी ने पराजित राजाओं को वार्षिक कर देने के बदले उन्होंने शासन की अनुमति उन्हें दे दी। अब देखो होता क्या था,
एक मतलब एक तरीका था जो राजा यूज करते थे। क्या यूज करते थे? कोई भी राजा यूज करता था कि मान लीजिए ये इसका अपना राज्य है, ठीक है, यहाँ का राजा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर वो क्या चाहता है, अगर यहाँ पे वो अटैक करना चाहता है, ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा, अगर इस राज्य को अपने हिस्से में मिलाना चाहता है तो क्या करेगा, यहाँ से अपना सैनिक को भेजेगा और यहाँ पे युद्ध करेगा और यहाँ के राजा को हरा देगा, ठीक है। अब अगर इस यहाँ के राजा को हरा दिया और ये बहुत दूर है, तो इतने दूरी से आज के समय का ऐसा तो नहीं है मोबाइल और जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हैं और हम लोग तुरंत कहीं से भी वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, ठीक है। तो राजा को इतने बड़े क्षेत्र के ऊपर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता था। तो राजा क्या करता था, जो राजा शक्तिशाली था वो अपने से दूर के जो राजा होते थे उनको हराता था। हराने के बाद बोला कि ठीक है, मैंने तो तुम्हें हरा दिया, लेकिन तुम यहाँ पे शासन तुम ही करो। वैसे तो हम चाहते तो इस पूरे हिस्से को अपने साम्राज्य में मिला करके हम खुद शासन करते, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, तुम्हें छूट देते हैं। और क्या छूट देते हैं कि यहाँ का राजा तुम ही बनो, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर वर्ष इतना रुपया, मतलब टैक्स के रूप में मतलब ये लोग डिसाइड कर देते थे कितना % या फिर इतना रुपया, इतना धन, इतना अनाज आपको देना पड़ेगा। और जब ये राजा देखता था कि हाँ भाई हम तो हार ही गए हैं, ये हमसे मजबूत है, तब तक मतलब जब तक ये हमसे मजबूत है तब तक मतलब क्या कर लेना है, इसकी बातों को मान लेना ही क्या है, समझदारी है। और क्या कर लेते थे, ये राजा देने के लिए सहमत हो जाते थे कि हाँ हमको आपको वार्षिक टैक्स के रूप में इतना रुपया देंगे। तो यही तरीका अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनाया था। क्या अपनाया था कि दक्षिण के राजाओं को हराने के बाद वहाँ के राजाओं को उनके हारे हुए प्रदेशों को वापस करके और उनसे क्या कर देता है, शासन करने की अनुमति दे देता है। और अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को युद्ध में परास्त कर सीधे अपने नियंत्रण में लिया। और मोहम्मद तुगलक के शासन में तुर्क राज्य की सीमा अपनी चरम पर पहुंच चुकी थी और इसी के साथ इतने बड़े साम्राज्य की उसने रक्षा की और पश्चिमोत्तर जो क्या बोलते हैं सीमाएं हैं वो मंगोल आक्रमणकारियों के निर्णायक ढंग से हराया। परंतु यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सैनिक अभियान था कुछ इस प्रकार था, यानी कि दिल्ली से ये शासन करता था और यहाँ से अपने गुजरात हो गया, चित्तौड़ हो गया, रणथंभौर हो गया, ठीक है ना, मांडू हो गया, देवगिरी हो गया, इसने यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर क्या किया, अटैक किया और यहाँ के राजाओं को हराते हुए अपने साम्राज्य में मिलाते गया। और जो दूर होता था वहाँ के हारे हुए राजाओं को सौंप देता था उनके राज्य को, लेकिन वहाँ से टैक्स लेता था, ठीक है। ये तरीका अपने, तो हम लोग यहाँ से आप देख सकते हैं क्या कि अलग अलग तरीके से जो भी राजा कमजोर होता था तो उसके सैनिक हो गया या फिर बाहरी राजा आकर के हराते थे और हराने के बाद क्या करते थे, इनके ऊपर अटैक करके और यहाँ के राजा, अंतिम राजा को हरा करके अपना नया वंश की शुरुआत करते थे। और अब अगर क्रम में देखा जाए तो पहले हुआ गुलाम वंश, यानी कि अगर क्रम में देखा जाए कि दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन से राज्यों ने शासन किया, कौन कौन से वंशों का शासन रहा, तो पहला था गुलाम वंश, ठीक है। उसके बाद जो था वो कौन था, खिलजी वंश था, ठीक है, खिलजी वंश। उसके बाद अगर देखा जाए तो कौन था, तुगलक वंश था। कौन था, तुगलक वंश था, तुगलक हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो कौन था, सैयद वंश था। कौन था, सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश, ठीक है। तो ये जो 5 जो राज्य थे वो सब क्या थे, तुर्क अफगानी शासक थे और ये इन्होंने भारत के ऊपर शासन किया, ठीक है। और इनके जो साम्राज्य था उसको किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसको क्या नाम जाना जाता है, किस नाम से, दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। अब देखो क्या है कि दिल्ली के सुल्तान का शासन जो है वो किस प्रकार चलाते थे, तो हमें क्या पढ़ना है कि जो दिल्ली के सुल्तान होते थे वो अपना शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलाते थे। तो देखो क्या करा है कि दिल्ली का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र में हो गया था। जैसा कि हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक, इन सभी ने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत का जो क्षेत्र विस्तार है उसको बढ़ाते जाना है। अब इतने बड़े क्षेत्र के ऊपर शासन करने की जिम्मेवारी भी आ जाती है, यहाँ के विद्रोह न हो, लोग विद्रोह न कर दे, लोग टैक्स दें, इसके लिए मतलब क्या चाहिए, आपको अच्छा व्यवस्था बनाना पड़े, एक प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, तभी बहुत बड़े हिस्से को क्या कर सकते हैं, अपने कब्जे में रख सकते हैं, यहाँ पे शासन व्यवस्था चला सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने कि जो दिल्ली के सुल्तान होते थे वो किस प्रकार से शासन करते थे, तो देखो क्या करा है कि इस पर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली के सुल्तानों को एक सूबेदार, सेनापति एवं प्रशासकों की जरूरत पड़ती थी। तो इतने बड़े क्षेत्र पे शासन करने के लिए इन्हें किन किन लोगों की जरूरत पड़ती थी, तो सबसे पहले तो सुल्तान जो खुद हो गए, उसके बाद सूबेदार, सेनापति एवं प्रशासकों की जरूरत पड़ती थी। और इन सभी अधिकारियों को फारसी भाषा में अमीर कहा जाता था, यानी कि अगर फारसी भाषा में इन सभी अधिकारियों को क्या कहा जाता था, अमीर, ठीक है। और जो सुल्तान
काल में मुख्य शासक वर्ग के रूप में स्थापित थे और दिल्ली के प्रारंभिक जो तुर्क सुल्तानों ने अपने विश्वसनीय एवं योग्य गुलामों को ऊंचे प्रशासकीय पदों एवं सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। इन गुलामों को खरीदकर बड़ी सावधानी से सैनिक एवं प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था और ये गुलाम अपने मालिक यानी कि सुल्तान के प्रति पूर्ण रूप से निर्भर एवं वफादार रहते थे। तो अब देखो होता क्या था, इनको गुलाम क्या क्यों कहा जाता था। तो देखो बच्चों, होता पहले ये था कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी राजा के अंडर में है, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो या फिर अगर कोई नौजवान है, देखने में बहुत अच्छा है, पढ़ने लिखने में सही है, तो लोग क्या करते थे, उसके माता पिता से खरीद लेते थे। जब ये इसको खरीदे तो इसके ऊपर नियंत्रण किसका हो गया, जो व्यक्ति इसको खरीदा, यानी कि ये इसका मालिक बन गया और जो व्यक्ति बेचा गया है वो क्या कहलाता था, गुलाम। अब देखो क्या होता था कि अब ये राजा, मान लीजिए ये कोई राजा है, इसके यहाँ कोई दूसरा राजा आया, ठीक है, मान लीजिए भेंट मुलाकात करने के लिए, तो देखा कहा कि भाई ये तो गुलाम मतलब जो है वो तुम्हारा बहुत अच्छा है, हम इसकी कीमत जो है वो दुगना देंगे, यानी कि जितने कीमत से तुमने इसको खरीदा है उसके दुगने कीमत में हमें दे दो। या फिर अगर कोई मित्रता है तो बोलेगा भाई ये गुलाम हमको चाहिए, तो क्या करता था, ये इससे बेच दिया। अब अगर ये इससे बेचा तो इसका मालिक कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे जो गुलाम होते थे जिनको ट्रेंड किया जाता था, प्रशासन मतलब या तो युद्ध लड़ने के लिए सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था, प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जाता था, और इनके लिए ये क्या करते थे, कार्य करते थे, जिसको क्या बोलते थे, गुलाम बोलते थे, ठीक है। अब इनको बहुत ही सावधानी से इनको प्रशिक्षित किया जाता था। और एक बात और भी ये भी है कि ये जो गुलाम होते थे वो अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होते थे। मतलब जो मालिक बोलेगा, जो मालिक कार्य डिसाइड करता था कि आपको ये काम करना है, वो सब के सब काम करते थे कौन, ये गुलाम करते थे। अब देखो क्या हुआ कि खिलजी एवं तुगलक शासक भी गुलामों का उपयोग करते रहे, लेकिन उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंची राजनीतिक पद प्रदान किए। इनमें भारतीय, मुसलमान, हिंदू, जैन, अफगान, अरब भी शामिल थे और इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने लगी। इतिहासकार बर्नी शोक प्रकट करते हुए लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को ऊंचे पद प्रदान कर दिए हैं, परंतु हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे भी लोग सक्षम और योग्य व्यक्ति थे और उनकी नियुक्ति तर्कसंगत थी। यह बर्नी की व्यक्तिगत पूर्वाग्रह है जिसके कारण वह सुल्तान की आलोचना करता है। मध्ययुगीन समाज में इस प्रकार के पूर्वाग्रह का होना आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच अत्यंत संकुचित थी। यानी कि अब देखो, जो मान लीजिए गरीब हो गए, जो मजदूर हो गए, अगर इनमें से कोई व्यक्ति उठ करके मतलब अपने आप को शिक्षित करके, प्रशिक्षित करके सैन्य क्या बोलते हैं, सैन्य प्रशिक्षण के माध्यम से अगर अपने प्रतिभा को उजागर करता था, तो जो कोई सुल्तान होता था अगर उसकी प्रतिभा से प्रभावित होता था तो उसके ऊंचे ऊंचे पदों पे क्या कर देता था, स्थापित कर देता था, मतलब ऊंचे पद दे देता था। मान लीजिए कमांडर बना दिया, सेनापति बना दिया। तो इस तरीके से जो बाद के जो राजा हुए, जैसे तुगलक हो गया, सैयद हो गया, लोदी हो गया, ये कुछ भारतीय जो मूल भारतीय निवासी थे उनको भी ये लोग क्या करते थे, अपनी शासन व्यवस्था में शामिल करते थे। अब देखो क्या करे कि अमीर वर्ग के लोग अपने सुल्तान के प्रति वफादार तो रहते ही थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सामान्यतः शासक बदलने के साथ उसके अमीर या अधिकारी और सेना नायक भी बदल जाते थे। फलस्वरूप नए और पुराने अमीरों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती थी। अब देखो इसको समझते कि ये क्या होता था। देखो क्या होता था कि मान लीजिए ये कोई राजा है, ठीक है, अपने राज्य में अलग अलग अमीरों को नियुक्त किया। अमीर हमने क्या देखा, अमीर का मतलब क्या हुआ कि जो लोग क्या करते थे, राजा के अंडर में काम करने वाले अधिकारी होते थे, उनको क्या बोला जाता था, अमीर बोला जाता था। अब जब ये राजा, या तो ये राजा हरा दिया जाए किसी दूसरे राजा के द्वारा, या फिर इस राजा की अगर मृत्यु हो जाए तो इसके बाद इसका बेटा राजा अगर बनता है तो वो क्या करता था कि इन सभी को हटा करके नया नया अपना अधिकारी नियुक्त करता था। तो ये जो पुराने अमीर हो गए और नए अमीर बने, अब इन दोनों में क्या हो जाएगा, जलन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम तो पहले से जॉब कर रहे थे और नया अगर शासक बनता है तो नया अधिकारी नियुक्त करेगा, तो इन दोनों के बीच में टसल होने लगता था, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि इसके फलस्वरूप पुराने अमीरों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती थी और अमीरों को अमीर जो होते थे इतने शक्तिशाली होते थे कि सुल्तान तक बन जाते थे, और इस प्रकार सुल्तान पद अमीरों की महत्वाकांक्षा के सामने सुरक्षित नहीं था। और यह अमीर यह विश्वास रखते थे कि
को भी शासन करने का अधिकार था। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि केंद्रीय प्रशासन यानी कि जो राजा होता था वो किस प्रकार से अपने शासन को संभालता था, किस प्रकार से शासन स्थापित करता था। तो क्या करें कि अब हम दिल्ली के सुल्तानों के शासन के तरीके के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो लोग शासन करते थे। तो क्या करें कि हम यहाँ जान चुके हैं कि अमीरों की नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर की जाती थी। सुल्तान अमीरों के सहयोग से शासन चलाने के काम करते थे। केंद्रीय प्रशासन में वित्त विभाग, ठीक है, जिसको विजारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विजारत में वजीर का स्थान महत्वपूर्ण था। उसके कार्य थे राजस्व या कर वसूल करना, ठीक है, आय व्यय पर नियंत्रण रखना और वेतन बांटना, क्या है, अक्ता देना, अक्ता देने की व्यवस्था करना और साथ ही साथ अन्य पदाधिकारियों में अरीजे ममालिक, सुल्तान की सेना के जो प्रबंधक होते थे, वकील होते थे, ठीक है, वकीले दर यानी कि राज परिवार की देखरेख करना। और क्या करा कि फाजी ए बरीद मुमालिक, गुप्त रूप से सूचना एकत्रित करने वाले जो लोग थे, ये लोग शामिल थे। और ये लोग क्या करते थे? राजा को, मतलब यहाँ पे जितने भी अधिकारियों के नाम बताए गए ये सब के सब क्या करते थे? राजा को अपने राज्य में प्रशासन व्यवस्था को मतलब मजबूत बनाने में, राजा को शासन करने में, लोगों के ऊपर नियंत्रण करने में ये लोग क्या करते थे? सहायता करते थे। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि अक्ता व्यवस्था, ये अक्ता व्यवस्था क्या होता था? ठीक है, इसको समझते हैं। तो क्या करा कि दिल्ली के तुर्कों ने अपने अमीरों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया था। ये इलाके अक्ता कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अक्ता कहलाते थे। और इनके अधिकारी नुक्ती या वल्ली कहे जाते थे। क्या है? इनके जो अधिकारी होते थे, यानी कि मान लीजिए ये राजा है, ठीक है, ये सुल्तान है। सुल्तान अपने क्षेत्र को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर देता था और इनको अलग अलग लोगों को दे देता था, जिसको क्या बोलते थे? नुक्ती या वल्ली कहते थे। ठीक है, और ये जो क्षेत्र होता था ये क्या कहलाता था? अक्ता कहलाता था। क्या कहलाता था? अक्ता। ठीक है, अब देखो क्या है कि अब ये जो अक्ते के ऊपर शासन करते थे उनको क्या कहा जाता था? नुक्ती या वल्ली। इनका दायित्व तो अपने अक्ता में क्या करा कि इनका जो दायित्व होता था, इनका कार्य क्या होता था कि अपने अक्ते में कानून एवं प्रशासन बनाए रखना, आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद देना तथा भूमि कर की वसूली करना। ये अधिकारी अपने सेवा के बदले वेतन के रूप में राजस्व वसूली का एक निर्धारित भाग अपने पास रख लेते थे, जिससे वे अपने सैनिकों के वेतन दिया करते थे और बचे हुए अतिरिक्त राजस्व को सरकारी खजाने में भेज देते थे। मुक्ति लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए उन्हें कई में अक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए दिया जाता था ताकि उनका पद अनुवांशिक न बन जाए। ये कुछ अंतराल के बाद उनका स्थानांतरण एक अक्ता से दूसरे अक्ता में किया जाता था। और क्या करें कि मुक्ति द्वारा वसूल किए गए राजस्व की बड़ी सावधानी से हिसाब रखने के लिए आमिल नामक लेखा अधिकारी अक्ताओं में रखे जाते थे। उन्हें सख्ती से हिदायत दी जाती थी कि वे राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले। यह अक्ता व्यवस्था प्रांतीय प्रशासन की इकाइयों के रूप में कार्यरत करता था। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि ये क्या हुआ, ये राजा का प्रशासनिक जो क्षेत्र है, मतलब राजा का, सुल्तान का ये पूरा क्षेत्र है। मान ले एग्जाम्पल के तौर पे ले तो आपको अक्ता व्यवस्था समझ में आ जाएगा। क्या था कि ये सुल्तान है, मान लीजिए सुल्तान यहाँ से शासन कर रहा है, ठीक है, दिल्ली का सुल्तान यहाँ शासन कर रहा है। इतने बड़े क्षेत्र पे सुल्तान जो है वो उसका क्षेत्र आता है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि सुल्तान अकेले तो इतने बड़े क्षेत्र को अपने मतलब अपने तरीके से शासन नहीं कर सकता है। तो उसने क्या किया कि इस क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया। क्या कर दिया? छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया। अब छोटे छोटे भाग क्या हुआ? देखो, अब ये जो क्षेत्र हुआ उस पूरे क्षेत्र को भूल जाइए, बस इतना को ध्यान रखिए। ये एक क्षेत्र हुआ, यहाँ पे एक क्षेत्र हुआ, ये एक क्षेत्र हुआ, ये एक क्षेत्र हुआ, ये एक क्षेत्र हुआ, ये एक क्षेत्र हुआ। इसको, ये जो छोटे छोटे जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इन्हीं का नाम दिया गया अक्ता। क्या नाम दिया गया? अक्ता। ठीक है, अब इस अक्ता के ऊपर यानी कि इस क्षेत्र के ऊपर एक व्यक्ति को बोला गया कि सुल्तान बोला, नियुक्त किया कि जाओ इतने बड़े क्षेत्र के ऊपर तुमको देखना है। अब क्या देखना है? पहला काम ये देखना है कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करके रखना है कि ये लोग विद्रोह न कर दे। ठीक है, दूसरा, ये लोग जो उपजाते हैं इनसे टैक्स वसूलना है। क्या करना है? टैक्स वसूलने का कार्य तुमको है। तो ये बोलेगा हमको क्या मिलेगा? तो बोलेगा कि ठीक है, हम बोलते हैं कि जितना तुम टैक्स वसूलोगे इतना 5%, 10%, 20%, मतलब राजा खुद डिसाइड करता था कि चलो इसका जो मान लीजिए 100 रुपया अगर तुम वसूलोगे उसमें से 20 रुपया तुम रख लेना और बाकी जो है 80 रुपया हमको दे देना। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ। तो ये तो बोलेगा चलो चलो ठीक है, हमको बहुत अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो ये जो पोस्ट हुआ तो ये क्या काम करता था? पहला तो कि यहाँ के लोगों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था। दूसरा काम करता था यहाँ से टैक्स वसूलता था। तीसरा काम होता था कि अब
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सेना रखेगा। क्या रखेगा? सेना, सैनिक रखेगा। जब सैनिक रखेगा तो सैनिक को वेतन चाहिए, तो इसके लिए क्या है, राजा तो ऑलरेडी व्यवस्था कर चुका है कि यहाँ से टैक्स वसूलना और कुछ पैसा बचा करके हमको दे देना और कुछ अपने पास रखना, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये क्या करता था, जब राजा, अगर मान लीजिए सेंट्रल पोजीशन का जो सुल्तान है, अगर इस अलग वाले क्षेत्र के साथ युद्ध होता है, इसको जीतना चाहता है अगर, तो जब इसको सैनिक चाहिए तो ये एकता को बोलेगा, सभी को बोलेगा कि आ जाओ रे, सब कोई अपना अपना सैनिक लेकर के मेरे साथ चलो, हमको युद्ध लड़ना है। तो सब एकता अपना अपना सैनिक लेकर के राजा के साथ मतलब युद्ध लड़ने के लिए पहुंचता था राजा के तरफ से, और इतने बड़े क्षेत्र को हराता था, फिर इसको मिलाता था अपने बारे में। तो ये तरीका होता था जिसके माध्यम से ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चलते रहता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है स्थानीय प्रशासन। तो स्थानीय प्रशासन के बारे में बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या, अगता व्यवस्था पढ़ लिया इस वीडियो में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय प्रशासन के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियोज कैसा लग रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।